हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कक्षा 10 की प्रश्नमाला 8 हल कर ली है संपूर्ण और 7.1 हल कर ली है। आज हम प्रश्नमाला 10 करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिंदुपथ। पहले हम ये देखते हैं बिंदुपथ क्या होता है। बिंदुपथ अंग्रेजी में कहते हैं इसको लोकस। लोकस बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है। बिंदुओं का विशिष्ट समुच्चय होता है जो किसी विशेष नियम का पालन करता है। बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है। बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किसी विशेष नियम का पालन करता है। जैसे इसके कई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे एक वृत्त के बारे में, सर्किल के बारे में अगर चर्चा करें तो ये क्या होता है? एक सर्किल क्या होता है? एक वृत्त क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक स्थिर बिंदु होता है और एक अन्य बिंदु होता है जिसका ये इस प्रकार से बिंदु गमन करता है कि इस बिंदु की, इस गतिमान बिंदु की इस स्थिर बिंदु से दूरियां सब तरफ अचर रहती है, बराबर रहती है। वृत्त क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने पढ़ा बिंदुपथ, लोकस। भाई बिंदुपथ क्या होता है? एक बिंदुओं का विशिष्ट समुच्चय होता है जो किसी विशेष नियम का पालन करता है। इसी बिंदुपथ के आधार पर हम पहले इनकी परिभाषाएं देने जा रहे हैं। जैसे पहले हम वृत्त की परिभाषा दे रहे हैं तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। ये क्या है? ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसके किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। यह है स्थिर बिंदु। यहां ये स्थिर बिंदु है यहां, और ये बिंदुओं का बिंदुपथ ये है। ये जो स्थिर बिंदु होता है ये वृत्त का केंद्र बिंदु होता है। ये स्थिर बिंदु होता है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु होता है। और ये जो अचर दूरी है ये होती है इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या है। और ये जो बिंदुपथ बन गया ये हो जाती है इसकी परिधि, वृत्त की परिधि। केंद्र बिंदु को कहते हैं हम सेंटर,
और त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, और परिधि को कहते हैं सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस। ये होते हैं इसके अंदर वृत्त में। और अगर हम ये केंद्र से होते हुए अगर ये आर पार ये रेखा खींच दें, रेखाखंड खींच दें ये, तो ये होता है इसका व्यास, डायामीटर। हालांकि ये बिंदुपथ के अंदर नहीं है, ये तुम्हें केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसमें केवल हमारे ये स्थिर बिंदुपथ, जो स्थिर बिंदु है, ये सेंटर पॉइंट यह आएगा इसमें, और ये रेडियस आएगी और ये परिधि आ जाएगी, क्योंकि परिधि इस बिंदुपथ को ही कहते हैं। और ये अचर दूरी है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। और ये जो स्थिर जो बिंदु है इसको अपन केंद्र बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से इस बिंदुपथ की सहायता से हम इस वृत्त की परिभाषा दे सकते हैं। अब आता है हम अगर हमें अब यदि हमें दो समांतर रेखाएं दे दी जाए, दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी वाला कोई बिंदुपथ ले, तो देखो जितनी दूरी इधर से रहेगी उतनी दूरी इधर से रहेगी, ऐसे। तो ये बिंदु हो गया। इस प्रकार से हमें ये बिंदु मिलते जाएंगे। इन बिंदुओं की दोनों तरफ से दूरियां बराबर है, और जब इनको मिला देते हैं तो एक रेखा का निर्माण हो गया। रेखाखंड कहें, रेखा कहें, इसका निर्माण हो गया। लेकिन ये देखो, ये जो बिंदुपथ है इस नियम का पालन कर रहा है कि दोनों तरफ से दूरियां बराबर है। तो ये क्या हो गई, ये ऐसी रेखा बन गई, दी गई रेखाओं के समांतर रेखा। ये बन गई दी गई रेखाओं के समांतर रेखा। यहां हमने क्या किया है, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनसे समदूरस्थ बिंदु है, ये इनका बिंदुपथ है ये। तो ये क्या है, ये जो बिंदुपथ बनेगा ये दोनों दी गई रेखाओं के समांतर रेखा होगी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो आप दो समांतर रेखाएं खींचेंगे और बीच में ये पॉइंट लगाते जाएंगे और इनके बीच की ये दूरियां बता दो कि ये दूरियां बराबर है, और आगे लिख दो ये बिंदुपथ दोनों दी गई रेखाओं के समांतर रेखा होगी। अब यदि हमें ये मिल जाए कि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं ये काट रही है, तो इनसे समदूरस्थ बिंदु कोई होगा तो वो क्या होगा, इस प्रकार से खींचेगा। ये ऐसे भी खींच सकता है और ऐसे भी खींच सकता है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं में जो ये कोण बन रहा है ये इस कोण की समद्विभाजक रेखा हो गई। ये देखो इस प्रकार से ये इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं में जो कोण बन रहा है ये उसकी समद्विभाजक रेखा हो जाएगी।
तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये देखो इसकी दूरियां इधर से दोनों तरफ बराबर है, इधर भी देखो ये बराबर है। तो हम इसमें कहेंगे दोनों रेखाओं, दोनों प्रतिच्छेदी, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों रेखाओं से बनने वाले कोण की समद्विभाजक रेखा होगी। ये जो ये रेखा बन गई, ये जो यहाँ कोण बन रहा है, ये इसकी समद्विभाजक है, क्योंकि इसकी दोनों भुजाओं से दूरियां बराबर है ऐसे, और ये होती है उस कोण की समद्विभाजक रेखा। अब है दो बिंदु हमें दिए गए हैं, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हमने ए और बी, दो दिए गए बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ तो क्या होगा। देखो जैसे हम अगर इस रेखाखंड के ऊपर ही ले लें तो दोनों से बीच में दूरी पर ये बिंदु आ गया। फिर कुछ इस रेखा से बाहर की तरफ लेते हैं तो इस प्रकार से ये बिंदु आते जाएंगे, ऐसे आते जाएंगे, ऐसे आते जाएंगे। तो इनको जब हम इन सबको मिलाएंगे तो ये इस रेखाखंड की समद्विभाजक हो गई, इसकी लंब समद्विभाजक हो गई। तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा होगी। तो ये इस दो बिंदु जो ए और बी हैं, इनको मिलाने वाली रेखा ए बी है, इसकी लंब समद्विभाजक रेखा है। और देखो अगर हमें कोई कोण दे दिया है और कोण की समद्विभाजक रेखा यानी उन कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं से जो समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होगा तो वो बनेगी इस कोण की समद्विभाजक। कैसे बनेगी? इस रेखा पे देखो दोनों तरफ से दूरियां बराबर चलेगी, ऐसे बराबर चलेगी। तो ये रेखा जो बनेगी वो इस कोण की समद्विभाजक होगी। तो यहाँ लिखेंगे किसी कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उस कोण की समद्विभाजक रेखा होगी। इसी प्रकार कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक पहिया है और पहिया का ये केंद्र है दूरी, पहिया का केंद्र कहें, पहिया की दूरी कहें, उसका एक्सल कहें,
इसका बिंदुपत क्या होगा? तो आप जानते हो पहिया जो जो चलेगा आगे अपने पथ पर बढ़ता जाएगा, तो ये एक्सल भी जो है ना, ये दूरी भी जो है ना, इसके साथ साथ यूं ही बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गई? ये इस समतल के समांतर रेखा हो गई। तो यहां पर लिखेंगे किसी पहिए के की धुरी का बिंदुपथ समतल के समांतर रेखा होगी। इस प्रकार से ये जो इसके अंदर जो थ्योरेटिकल बातें हैं जो समझाने योग्य थी वो सब हो चुकी है। अब हम इसके सवाल हल करने जा रहे हैं। अब देखिए इसका पहला सवाल है, और पहले सवाल में है किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। हमें इसमें सत्य असत्य बताना है और कोई कारण हो तो वो उसमें देना है। तो जैसे मान लो ये एक रेखा है, अब इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ अगर अपन ये बनाए तो हम इसको एक रेखा नहीं कह सकते, केवल एक रेखा नहीं कह सकते। ये इसको केवल एक रेखा कह रहा है, हम इसको केवल रेखा नहीं कह सकते। हम लिखेंगे यह असत्य है। क्यों? अब कोई कहेगा कि रेखा तो होगी, लेकिन ये असत्य इसलिए है क्योंकि यह इसके समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। क्योंकि अगर हम समांतर का यूज नहीं करते हैं इसमें, तो फिर मान लो रेखा तो ये ऐसे है और वो बिंदुपथ तो हम यूं बना दे, तो रेखा तो वो भी होती है। तो रेखा तो इसको भी कह सकते हैं, इसलिए हमें इसमें समांतर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, जब जाकर के ये सत्य होगा। अब देखो दूसरा है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। तो ये बात सत्य है, हमने अभी भी पढ़ा इस चीज को। ये नियत बिंदु होता है और ये जो बिंदुपथ है ये इससे समान दूरी पर है, तो ये एक वृत्त बन जाएगा। ये इसमें सत्य वाली बात है। तीसरा, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के समुच्चय के अवयव नहीं हों। संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा, एक ही रेखा में हो। सीधी रेखा तो हम सरल रेखा को कहते हैं, लेकिन संरेख का मतलब है एक रेखा में हो। अब तीन बिंदु हैं और वो एक रेखा में नहीं है, ऐसे रेखा में नहीं है, तो ये संरेख कैसे हो सकते हैं? तो हम लिख देंगे यह असत्य है। तीन बिंदु संरेख जब भी होंगे जब वे एक रेखा पे होंगे। तीनों बिंदु संरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा पर स्थित होंगे। अगर वे रेखा पर स्थित नहीं है तो फिर वो संरेख कदापि नहीं हो सकते। जैसे ये रेखा है और अगर इसके ऊपर ये बिंदु नहीं है तो फिर वो संरेख कभी नहीं हो सकते। अगर साइड में वो बिंदु लग रहे हैं तो वो संरेख नहीं होंगे। अब नंबर 4 है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। अब यही बात यहां फिर आती है, हम फिर इसको असत्य कहेंगे। अब आप कहोगे कि यहां तो कहा था भाई समांतर शब्द का प्रयोग नहीं आया है इसलिए असत्य कर दिया। अब यहां तो समांतर भी आ रहा है, फिर भी असत्य हो गई। क्यों हो गई? यहां एक रेखा थी,
यहां दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं हैं तो ये दो रेखाएं ऐसे खींचेगी। अब इनसे समदूरस्थ बिंदु जब होगा तो वो इनके मध्य एक समांतर रेखा होगी, तो इसमें हमें मध्य शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह बिंदुपथ दोनों रेखाओं के मध्य समांतर रेखा होगी। अब नंबर 5, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो दो बिंदु हैं इनको रेखा मिला रही है, तो इनको मिलाने वाली रेखा का जो रेखा है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होगा, वो इसकी लंबवर्धक रेखा ही होगी। तो इसमें लिख देंगे यह सत्य है। अगर कोई असत्य होता है तभी हमें उसका रीजन देना है, अगर वो सही है तो हमें कोई इसमें रीजन नहीं देना है। ठीक। अब सवाल नंबर 2 में देखो, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो इसमें हम चतुर्भुज बनाते हैं, लिखते हैं दिया है, ये चतुर्भुज दिया है हमें, नाम तो इसमें हम लिख लेते हैं चतुर्भुज ABCD। हमें दिया एक चतुर्भुज ABCD और इसके ये विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे यहां बीच में ये आधे आधे कट रहे हैं। तो दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अर्थात OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये इसमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यह चतुर्भुज मतलब इसका नाम ABCD है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में देखो प्रमाण देना है हमें, तो क्या प्रमाण मिलता है, हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। इन दोनों में क्या है, ये देखो OA के बराबर OC यहाँ दिया हुआ है हमें, OA बराबर OC और इधर OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये दोनों चीज हमें दिया है। फिर ये जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण AOB बराबर कोण COD, इसको कहेंगे अपन शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख जिनके शीर्ष अभिमुख हो, इस कोण का शीर्ष इधर की तरफ है, अभिमुख इसका इधर है और इसका शीर्ष ऊपर की तरफ है, इसका इधर और इसका इधर, तो दोनों के शीर्ष आपस में अभिमुख हो रहे हैं, तो उनको अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब क्या नियम हो गया, भुजा कोण भुजा,
तो SAS नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। अतः CPCT से ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, AB बराबर CD। CPCT से क्या हुआ, इस AB के बराबर आ गई CD, और ये कोण हम ये कोण भी कर सकते हैं बराबर, और इसके बराबर ये भी कर सकते हैं। हमें कोण एक ही बताना है, कोई सा भी बता सकते हैं। तो कोण OCD बराबर कोण OAB बराबर हो गया। अब हम ये लिखेंगे, अब देखो ये कौन से कोण हैं, ये दोनों, ये कोण जो है एकांतर, ये एकांतर कोण है बराबर, तो ये CPCT से है। एकांतर को हम यहां ना लिख करके बाद में लिख देते हैं यहां तो हम इसको बराबर हमने जो बताया है वो CPCT के कारण बताया है। लेकिन अब हम लिखेंगे यहां एकांतर कोण, देखो जेड की आकृति बन रही है ऐसे, जेड अंग्रेजी वर्णमाला का जेड, तो एकांतर कोण बराबर है, अतः AB समांतर CD होगी। अब दोनों भुजाएं समांतर भी होगी, दोनों भुजाएं बराबर भी है। यहां AB समांतर CD भी है और AB बराबर CD भी है, अतः ABCD समांतर चतुर्भुज होगा इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था हमें कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। एक बार देखो ये सवाल में आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें हमें एक चतुर्भुज दिया है, ये चतुर्भुज हमने ABCD मान लिया और कह रहे हैं कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो ये विकर्ण दोनों बराबर इधर हो गए और ये दोनों बराबर इधर हो गए। हमने क्या किया, पहले तो जो दिया है वो लिख दिया। क्या दिया है, हमें एक चतुर्भुज दिया है, नाम हमने लिख लिया उसका ABCD, जिसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, अर्थात ये OA के बराबर OC है और OB के बराबर OD है। ये हमने इसमें दिया गया है जो बता दिया है। अब इसके बाद में सिद्ध करना है, जो लिख दिया है हमें सिद्ध यही करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। फिर हमने उपपत्ति लिखी, तो उपपत्ति के लिए हमने त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज ले लिए, ये दोनों नाम लिख दिया AOB और COD में। तो इनमें क्या है, ये दो चीज़ें हमें दी गई है, हमने ऊपर लिख रखी है, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं ना, तो ये तो हमें दिया हुआ ही है। और ये कोण हमें एकांतर होने से बराबर मिल गया, शीर्षाभिमुख होने से ये कोण हो गया शीर्षाभिमुख। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर हमें शीर्षाभिमुख कोण मिल गया। तो इससे क्या हुआ, भुजा कोण भुजा ये तो बराबर दी गई है और ये शीर्षाभिमुख हो गया। तो भुजा कोण भुजा नियम से, SAS नियम से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो CPCT से दोनों भुजाएं बराबर हो गई। इधर ये कोण बराबर हो गए CPCT से, ये कोण और ये कोण, इसका ये कोण हो गया और इधर वाले का ये कोण हो गया, क्योंकि कोण तो संगत भुजा का ही होगा। संगत कोण, संगत अवयव होंगे, इधर वाला ये विकर्ण बड़ा है तो इसके पास का ही कोण आएगा इसके बराबर। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए और दोनों कोण जेड की आकृति में बन रहे हैं, तो ये दोनों एकांतर कोण हैं। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो उनको बनाने वाली भुजाएं समांतर होगी।
जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो उनको बनाने वाली भुजाएं दोनों समांतर होगी। तो समांतर हमें यहाँ से मिल गई और बराबर भी इसमें CP/CT से मिल गई, तो बराबर भी हो गई, समांतर भी हो गई। तो जब दो सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे 2 सवाल तक कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद।